रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठहर कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, यानी नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों आपको बताया हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे भाग के बारे में। जो भारतीय संविधान के भाग है वो हम देख रहे थे। तो हमने भारतीय संविधान का भाग 1 हमने कंप्लीट से अध्ययन कर लिया है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत चलते हुए आज हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की बात करेंगे। नागरिकता की तो ये किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान में हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज इसी पर हम चर्चा करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का वर्णन हमें संविधान के किस भाग में मिलता है, भाग 2। भाग 2 यानी संविधान के भाग 2 में हमें वर्णन मिलता है किसका, नागरिकता का। अनुच्छेद की बात करें आर्टिकल, तो किस अनुच्छेद में मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है दोस्तों, एक अनुच्छेद आराम से देखेंगे। 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है और 11 क्या है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया गया है। बात करें वर्तमान में तो भारत की नागरिकता कैसी है, भारत की नागरिकता बात करें वर्तमान में भारत की नागरिकता कैसी है, एकल, यानी भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है भारत की। और ये एकल नागरिकता किस संविधान से ली गई है, किस संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके, ब्रिटेन के संविधान से, ये ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। बात करें कैसे, तो अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और भारत में 28 राज्य में आप है, अगर मैं हूँ या आप हो, तो कहीं भी भारत के 28 राज्यों में आप भ्रमण कर सकते हैं। यानी मान लीजिए मैप है ये हमारा, इमेज कीजिए अपने सपनों का भारत है ये। तो इसमें 28 राज्य हैं, 28 राज्य। तो कोई भी नागरिक है, कहीं का भी रहने वाला हो, भारत के 28 राज्यों में किसी भी राज्य का रहने वाला हो, तो वो पूरे भारत में कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बात करें तो जैसे हमारे गांव से हमारे बड़े भाई साहब या हमारे काको साहब मद्रास में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं और ये कर्नाटक, बेंगलोर वहाँ पे भी रहते हैं, यानी उनके पास नागरिकता कैसी है, मैं इंडियन हूँ, क्या हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, उपवाद स्वरूप बात करें हम, उपवाद स्वरूप बात करें तो हालांकि वर्तमान में तो नहीं है, वो स्थिति हट गई है, लेकिन उपवाद स्वरूप बात करें तो एक राज्य था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या थी, दोहरी नागरिकता। जम्मू कश्मीर में क्या थी, दोहरी नागरिकता थी। यानी भारत के जो 28 राज्य में तो जा सकते थे, लेकिन वो 29वां राज्य जम्मू कश्मीर में जो था उसमें दोहरी नागरिकता लगती थी, उसके लिए अलग से नागरिकता बनवानी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया है, 2 केंद्र शासितों में इसे विभक्त कर दिया गया है। तो अब ये दोहरी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी गई है। अब भारत के 28 राज्य है, 28 राज्यों में आप कहीं भी रह सकते हो। आपको क्या कहना है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय पूरे भारत में कहीं भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी भारत की नागरिकता वो कैसी है, एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों,
और ब्रिटेन के संविधान से ये ली गई है। ठीक है दोस्तों, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, अब नागरिकता जो प्राप्त करते हैं हम, नागरिकता भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता 5 प्रकार से की जा सकती है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जो भारत की नागरिकता है वो 5 प्रकार से क्या है, प्राप्त की जा सकती है। यानी मैं भारतीय हूँ तो इसकी हम नागरिकता 5 प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, ठीक है दोस्तों, वंश के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, और साथ में बात करें हम देशीयकरण, देशीयकरण के आधार पर। यानी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और भूमि अर्जन के आधार पर, और देशीयकरण के आधार पर। यानी जो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारत की नागरिकता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चक्कर आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नागरिकता की समाप्ति। 5 प्रकार से नागरिकता तो की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, लेकिन 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त, नागरिकता को समाप्त, तीन प्रकार। प्राप्त तो कितने प्रकार से की जा सकती है, 5 प्रकार से, लेकिन जो समाप्त कितने प्रकार से की जा सकती है वो है 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से की जा सकती है। स्वयं की इच्छा, यानी परित्याग। ठीक है, ये स्वयं की इच्छा, खुद की इच्छा हो जाए कि मुझे भारत में नहीं रहना है, मैं कहीं और जाके रहूँगा, यानी वो अपने को परित्याग कर देता है कि मैं भारत में नहीं रहूँगा, तो उसकी स्वयं की इच्छा है, यानी वो अदर कंट्री चला जाता है तो भारत से उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक होता है विवाह के आधार पर, विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर क्या होता है, कोई भी महिला या पुरुष किसी विदेशी महिला या पुरुष से विवाह करके और विदेश चले जाते हैं और वो भारत में कदापि नहीं आते हैं वापस, तो उनकी नागरिकता भारत के से हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, एक संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर या संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत की नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, उसकी समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नागरिकता की जो अनुच्छेद है वो किस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार से तो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें हमने देखा कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद की। नागरिकता में जो अनुच्छेद लगते हैं महत्वपूर्ण, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, उनकी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए एनजी क्लासेस के साथ, यानी हमारी नवजीवन क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, जन्म के आधार पर नागरिकता का वर्ण,
अनुच्छेद 5 कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता का वर्णन किया जाना चाहिए, यानी जन्म के आधार पर नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 में। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति हो वो भारत का क्या हो, नागरिक हो, या व्यक्ति का जन्म भारत में हो, ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया व्यक्ति का जन्म भारत में हो। 2 नंबर बात क्या कही गई है, 2 नंबर बात यही की गई है कि व्यक्ति के माता व पिता दोनों में से एक भारत का नागरिक हो या भारत में रहता हो, भारत का नागरिक हो या भारत में रहता हो। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर की बात करें तो वो क्या है, पिछले 5 वर्षों में भारत का निवासी हो, भारत का निवासी हो। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 ये कहता है जन्म के आधार पर नागरिकता का वर्णन करता है, जिसमें 3 उल्लेख दिए गए, व्यक्ति का जन्म भारत में हो, व्यक्ति के माता पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और पिछले 5 वर्षों में भारत के वो निवासी रह चुके हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 5 आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं साथ में अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाक से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन का उल्लेख हमें मिलता है। तो आपसे पूछ ले कहीं कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में दिया गया है। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन हमें किस में मिलता है, अनुच्छेद 6 में मिलता है। इसमें भी कुछ प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत आता है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 तक भारत आता है या आ जाता है उसे भारत की नागरिकता दी जाती है। तथा बाद में आता है कोई व्यक्ति, बाद में आने पर उसे पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी इसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 तक जो भी व्यक्ति भारत आ जाता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती है। अगर इस तिथि के बाद कोई व्यक्ति अगर भारत आता है तो उसे पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता दी जाएगी भारत की, और पंजीकरण के लिए उसे जो भारत में रहना होगा 6 माह तक भारत में रहना होगा। ठीक है दोस्तों, 6 माह तक भारत में रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 6 आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। किसकी दोस्तों, अनुच्छेद 7।
चिंता करने की बात नहीं है, एक एक अनुच्छेद हम आराम से करवाएंगे। आपको क्या करना है, बस आपको जम के शेयर करना है और लाइक के बटन को दबाना है। अनुच्छेद बात करेंगे 7 की। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाक जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन। ठीक है दोस्तों, भारत से पाक जानने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 6 में तो क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों का वर्णन है, लेकिन अनुच्छेद 7 में क्या, भारत से पाक जाने वाले यानी पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का वर्णन हमें अनुच्छेद 7 में मिलता है। जैसे 1947 की बात करें, 1947 में भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान अलग हो गया था। उसके बाद अगर कोई 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान जाता है या पाक जाता है तो उसे भारत से उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त। भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों का वर्णन है, लेकिन अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों का वर्णन हमें अनुच्छेद 7 में मिलता है। तो कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, 6 और 7 क्या है, भारत आने वाले और पाकिस्तान जाने वाले की बात कही जा रही है। 1947 के बाद अगर कोई पाकिस्तान चला जाता है तो भारत से उसकी की नागरिकता अलग कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 8 की। अनुच्छेद 8 वंश या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 8 में कहा है वंश या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का क्या है, वर्णन किया गया है। यानी बात करें वंश की, जिसमें अपने दादा दादी नाना और नानी, यानी ये वंश में आ गए। वंश या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का वर्णन, तो ये क्या गया कि ये जो वंश के आधार पर है तो इसे 1935 परिभाषित भारत में जन्म लेना होता है। 1935 के परिभाषित भारत में जन्म। दोस्तों ये क्या है कि अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि वंश या देशीयकरण के आधार पर नागरिकता का वर्णन किया गया। यानी वंश या आधार पर बात करें वंश की, तो वंश में दादा दादी नाना नानी हैं, तो कोई भी व्यक्ति है उसमें 1935 का जो अधिनियम हुआ था 1947 तक जो लगा था, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब 1935 का अधिनियम लागू था। तो 1935 के जो अधिनियम परिभाषित भारत में जन्म जो भी है, तो मान लीजिए कि कोई भी वंश है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, लेकिन उसकी इतिहास देखें तो उसके जो दादा दादी या नाना नानी हैं तो वो 1935 के परिभाषित भारत में जन्म लिए हुए। यानी जब 1935 अधिनियम लागू हुआ था तो तब से लेकर उनके माता पिता या नाना नानी दादा दादी को इनसे जन्म लिया हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 8 तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे अनुच्छेद 9, आर्टिकल 9। कोई भी जो नागरिक है, कोई भी नागरिक है वो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, या विदेश की कोई भी नागरिक है विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो
भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी, नहीं की जा सकती है, की जाती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी नागरिक है जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, नागरिक विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे अपने कैमरामैन हैं शेर सिंह, वो भारत रहते हैं और वो चले गए विदेश। कहाँ चले गए? विदेश। ठीक है, विदेश चले गए। ठीक है, लेकिन उनके दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी जो भी है वो भारत में ही रहते हैं। ठीक है, तो शेर सिंह का मन किया कि मुझे अपने परिजनों के पास मिलने जाना है। ठीक है, तो मिलने जाना है, लेकिन ये क्या करता है, भारत से तो इसकी नागरिकता क्या समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये अब विदेश में, तो विदेश से आएगा तो एक तो ये वीज़ा लेके आएगा और वीज़ा के साथ साथ इसे सिर्फ परमिशन दे जाएगी कि आप अपने परिजनों से सिर्फ 5 या 10 दिन ही मिल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप 5 या 10 दिन तक मिल सकते हो। तो भाई शेर सिंह 5 दिन रुका यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनका मन करा कि मैं और रुकूंगा भारत में और मेरे परिजनों के साथ रुकूंगा, लेकिन ये चाह कर भी नहीं रुक सकता। तो इसलिए क्योंकि इसके पास एकरी नागरिकता थी, यानी ये जो विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी, लेकिन भारत के पास इसकी नागरिकता नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद में एक जो अधिनियम आया 2003। अब ऐसे व्यक्ति कोई भी है तो अपने इच्छा अनुसार रह सकता है, लेकिन वो मजबूरियों के कारण नहीं रह सकता। तो इसलिए जो नागरिकता अधिनियम 2003 आया, नागरिकता अधिनियम 2003, तो उसमें यही कहा गया कि जो भारत से जो विदेश में रहने वाले 16 देशों में रहने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। दोहरी नागरिकता, यानी नागरिकता अधिनियम 2003 में कहा गया कि 16 देशों में रहने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। यानी अब क्या है, उन्हें एक कार्ड दिया गया। क्या दिया गया? कार्ड, OCI कार्ड उन्हें प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों, OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी अब जो आपने बात की थी उदाहरण के तौर पर शेर सिंह, तो अगर शेर सिंह अब भारत आना चाहता है तो उसे OCI कार्ड प्राप्त है। अब वो OCI कार्ड से भारत में चाहे उतने दिन वो रह सकता है। ठीक है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम 2003 में एक आ गया कि 16 देशों में रहने वाले भारतीयों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। अब वीज़ा के साथ साथ उन्हें OCI कार्ड भी प्रदान किया गया ने, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI कार्ड उन्हें प्रदान किया गया। अब हमने उदाहरण के तौर पर कहा था कि अब शेर सिंह चाहे वो कितने दिन ही भारत में रह सकता है, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उनकी मर्जी है तब तक वो भारत में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 9 आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10, संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। कोई भी नागरिक है संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसकी नागरिकता भारत से क्या कर दी जाती है? समाप्त।
देखो, भारत से नागरिकता समाप्त करना इतना आसान नहीं है। फिर भी कोई जो देशद्रोही होता है और जो संविधान का उल्लंघन करता है, बार बार संविधान के नियम को फॉलो नहीं करता है, बार बार अतिक्रमण करता है संविधान में, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर की जा सकती है, यानी कि कर दी जाती है। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं होता। अनुच्छेद 10 में यही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 नागरिकता के विषय में कानून बनाना व समाप्त करना किसके हाथ में है? भारतीय संसद। यानी अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता के विषय में कानून बनाना व समाप्त करना भारत के संसद के पास है। भारतीय संसद चाहे तब कानून बना सकते हैं, भारतीय संसद चाहे तब नागरिकता में संशोधन कर सकती है। ये बात अनुच्छेद 11 में कही गई है कि संसद चाहे तो नागरिकता में फेरबदल कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ, ये तो अनुच्छेद हो गए 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने कंप्लीट कर दिए। अब कुछ महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के विषय में कानून बनाने व समाप्त करने का किसको अधिकार है? भारत के संसद को। ठीक है, भारतीय संसद को। ठीक है, अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, नागरिकता, इसके बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया। इसके बाद एक आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, तो इसे हम कह सकते हैं CAA। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, CAA। ठीक है, 1971 में जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, बांग्लादेश जो 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था, बांग्लादेश के अलग होने के बाद में 1971 में जो बांग्लादेश बांग्लादेश और श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आए अवैध तरीके से नागरिकता आए गए थे, उनके लिए 1986 जो नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, जो 1971 बांग्लादेश अलग होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से आए जो अवैध तरीका से आए थे, उसके लिए 1986 अधिनियम पारित किया गया था। इसमें कुछ बदलाव किया गया था नागरिकता में। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ बदलाव किया गया था नागरिकता में। 1986 अधिनियम नागरिकता में बदलाव। नागरिकता में बदलाव 1986 अधिनियम, नागरिकता में बदलाव किया गया। ठीक है, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या कहा गया कि जन्म के समय माता या पिता दोनों में से एक
भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, जन्म के आधार पर कहा है जन्म के समय माता या पिता दोनों में से एक कोई भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, पंजीकरण के आधार पर क्या कहा गया कि 5+1 वर्ष से वह भारत में रह रहा हूँ, भारत में रह रहा हूँ। यानी पहले 5 वर्ष था, उसके बाद 1 वर्ष और बढ़ाया गया, यानी पिछले 5+1 6 वर्षों से भारत में वह रह रहा हो। और देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर 10+1 10 निवासी, यानी 11 साल में वह भारत में रह चुका हो। ठीक है, नागरिकता बदलाव 1986 में किए गए। जो प्रमुख की बात करें, प्रमुख तो प्रमुख 1955 थे, 1986 थे, 2003 था, 2005 था और 2019 ये प्रमुख अधिनियम थे नागरिकता के लिए बनाए गए। नागरिकता 1955, 1986, 2003, 2005 और 2019। 2019 जो महत्वपूर्ण है, जो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे 2019 के बारे में। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बहुत महत्वपूर्ण प्रमुख है। क्यों है, इसका विरोध क्यों किया गया, वो भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, नागरिकता CAA। ठीक है दोस्तों, CAA या CAB। ठीक है दोस्तों, इसे CAA कहा जाता है या CAB भी कहा जा सकता है। CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, यह क्यों पारित किया गया, किस लिए किया गया, ये भी हम चर्चा करेंगे। CAA या CAB। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 देश थे, 3 देशों से जो आए हुए अवैध तरीके से, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार से जो 3 देशों से अल्पसंख्यक, इन तीनों देशों से जो अल्पसंख्यक थे, जो प्रताड़ित किए गए थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भारत की नागरिकता। जो CAA पारित हुआ था 2019 में, उसमें कहा गया था जो 3 देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उसमें जो अल्पसंख्यक थे, जिसमें 6 समुदाय है। अभी हम बात करेंगे वो 6 समुदाय कौन कौन से। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे 6 समुदाय की। जो 6 समुदाय को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, 3 देश से आए 6 समुदाय, CAA। ठीक है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम। छह समुदाय, तीन देशों से कितने समुदाय आए थे? 6 समुदाय। ठीक है, वो 6 समुदाय कौन कौन से हैं?
बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 समुदाय हो गए। 6 समुदाय 3 देशों से आए थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपने म्यांमार से। 6 समुदाय, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, यानी जो अल्पसंख्यक थे वहाँ के, उसमें उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें विरोध क्यों हुआ? तो विरोध जाहिर सी बात है, इसमें विरोध किया गया जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई 6 समुदाय को शामिल किया गया। इसमें मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया। मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया। इसलिए इसका विरोध किया गया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले जब प्रदर्शन भी बहुत इसका हुआ था, क्योंकि हमें जो अपने मुस्लिम भाइयों को ऐसा लगा कि हमें भारत से निकाला जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पीएम साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो 3 देशों से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, उन्हें निकाला गया, वहाँ से प्रताड़ित किया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, न कि भारत में कोई भी रहने वाले को बाहर निकाला दिया जाएगा। ऐसा नहीं था। किसी को समझने में गलती होगी, किसी ने नहीं जाना, फिर भी विरोध करने लगे। हालांकि इसमें साफ स्पष्ट किया कि भारत में जो भी रह रहे हैं, जितने भी समुदाय रहे हैं, उन्हें भारत में की नागरिकता से कोई खतरा नहीं है। उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन्हें कहीं नहीं निकाला जाएगा। लेकिन इसका विरोध भी किया गया। इसका विरोध क्यों किया गया? अब इसमें सवाल भी पूछे गए कि भाई इसमें मुस्लिम समुदाय को क्यों नहीं मिलाया गया, इसमें जो ये 6 समुदाय है इसमें क्यों आए गए। तो हमारे बात करते हैं कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, गृह मंत्री, तो वो कहते हैं, बात करते हैं देखो भाई कि 1947 में जब भारत 2 विभाजों में बढ़ गया, इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया भारत। ठीक है, पाकिस्तान से जब कोई व्यक्ति आए थे, मान लीजिए 3 व्यक्ति आए थे, तो आज वर्तमान में देखिए तो उनके 300 हो गए। ठीक है, भारत से कोई 2 व्यक्ति गए, 2 व्यक्ति गए या 4 व्यक्ति गए। ठीक है, उनका कोई अता पता भी नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि जो आपके जो व्यक्ति आए थे वो 3 आए थे और 300 हो गए, हमने उन्हें नागरिकता देते गए। लेकिन जो हमारे अल्पसंख्यक आपके गए थे, आपके तो अल्पसंख्यक आए थे, यहाँ होके बहुसंख्यक हो गए, लेकिन हमारे 3 व्यक्ति गए, उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी रिपोर्ट कहाँ है वो हमें दीजिए। तो इसलिए ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सरकार को पारित करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकता सिटीजन आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी। अगर ऐसे वीडियो आपको प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।